बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने स्टडी करना है थायराइड ग्लैंड। इससे पहले हमने पिट्यूटरी के हवाले से इंटीरियर और पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी और उसके हार्मोन्स को डिस्कस किया है। आज हम थायराइड ग्लैंड पढ़ रहे हैं। सबसे पहले इसकी लोकेशन देख लेते हैं। द थायराइड ग्लैंड इज इन द नेक anterior to the trachea. Two of its secretion are thyroxine and triiodothyronine, both of which influence overall growth, development and metabolic rates. Another thyroid hormone, calcitonin, helps control extracellular level of calcium ions by promoting the deposition of these ions into the bone when their concentration rises. अच्छा, पहली बात तो ये कि उसने आपको सबसे पहले थायराइड ग्लैंड की पोजीशन बताई हुई है कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे पीछे एक डायग्राम दी हुई है। इसमें अगर आप देखें तो इस डायग्राम में ह्यूमन के अंदर थायराइड ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द नेक रीजन और ट्रेकिया के ऊपर ये बाइलोब स्ट्रक्चर आपको ये नज़र आ रहा है। इसको हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड। ठीक है, इस ग्लैंड की जो मेजर सिक्रीशंस हैं वो दो सिक्रीशंस हैं जिनको हम कहते हैं T3 और T4। T3 स्टैंड फॉर ट्राइआइडोथायरोनिन एंड T4 स्टैंड फॉर थायरोक्सिन। ये दो हार्मोन्स हैं और इनको मेटाबॉलिक हार्मोन्स भी कहा जाता है। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बॉडी का मेटाबॉलिज्म मेंटेन करने में। अब आपको पता ही है कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म इज द कलेक्शन ऑफ द एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, कि आपकी बॉडी में चाहे प्रोटीन्स हैं, चाहे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, चाहे लिपिड्स हैं, चाहे कोई और जो है ना वो कोई भी और चीज़ है, उनके बनने, चीज़ों के बनने और टूटने के अमल को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। या अगर दूसरे अल्फाज में देखें तो मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है एनर्जी प्रोडक्शन एंड एनर्जी यूटिलाइजेशन। और ज़्यादातर यहाँ पे हम मेटाबॉलिज्म की बात करें विद द रेफरेंस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसमें आपको पता क्या होता है, एटीपी प्रोड्यूस होते हैं और उसको हम कहते हैं एनाबॉलिक पाथवे, और एटीपी जब यूटिलाइज होते हैं तो उसको हम कहते हैं कैटाबॉलिक पाथवे। तो हम यहाँ पे इस मेटाबॉलिज्म की बात करें जिसमें बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है और एनर्जी यूटिलाइज होती है। तो थायराइड हार्मोन्स T3 एंड T4 बेसिकली दे आर इन्वॉल्व विद द मेटाबॉलिक रेट, बॉडी के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करते हैं। इसके अलावा ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पीछे आपने एम्फीबियंस के अंदर देखा था कि एम्फीबियंस में ये मेटामॉर्फोसिस भी कर रहे होते हैं। यानी टारगेट तो उनके, अब ये मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन कर रहे हैं तो इनका टारगेट बॉडी का हर सेल है। हर सेल के अंदर एक मेटाबॉलिज्म जो है वो कैरी ऑन है। तो इसलिए थायराइड ग्लैंड, उसके हार्मोन्स का काम है बेसिकली मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करना। इसके अलावा इसी थायराइड ग्लैंड के अंदर, क्योंकि इसमें थायराइड फॉलिकल्स होते हैं और उन फॉलिकल्स के दरमियान में खास किस्म के सेल्स पड़े होते हैं जिनको कहते हैं पैराफॉलिकुलर सी सेल्स। ये पैराफॉलिकुलर सी सेल्स स्पेसिफिक हार्मोन रिलीज करते हैं विच इज़ नोन एज कैल्सीटोनिन। यहाँ पे उसने आपको इसका जो है वो क्रॉस सेक्शन वगैरह नहीं दिखाया हुआ, अदरवाइज मैं आपको दिखाती, लेकिन ये फीडबैक मैकेनिज्म दिखाया हुआ यहाँ पे इसने, वो भी कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के हवाले से। तो ये जो पैराफॉलिकुलर सी सेल जो कि थायराइड फॉलिकल्स के दरमियान ही पड़े होते हैं, ये रिलीज करते हैं एक हार्मोन जिसका नाम है कैल्सीटोनिन। और कैल्सीटोनिन का काम होता है बॉडी के अंदर कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करना। ठीक है, कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करना। और ये बेसिकली क्या करता है, ये कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज करता है। जब उनकी कंसंट्रेशन कैल्शियम में बहुत ज़्यादा होती है तो ये फ़ौरन रिलीज होता है कैल्सीटोन, और इसका काम है कैल्शियम को जो है ना कैल्शियम के लेवल को कम करता है। वंस कैल्शियम रिटर्न टू द होम्योस्टैटिक कंसंट्रेशन, थायराइड सेल डिक्रीज देयर सिक्रीशन ऑफ कैल्सीटोनिन। और ये कैल्शियम को कैसे कम करता है, ज़्यादातर इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होता है कि कैल्सीटोनिन जो है ये एक तो सबसे पहली बात तो ये कि ये बोन की मिनरलाइजेशन को इंक्रीज कर देता है, बोन के अंदर कैल्शियम की डिपोजिशन करवाता है। ये ब्लड में से कैल्शियम को निकालता है, बोन के पास लेके जाता है कि इसको आप स्टोर करें, और इसीलिए इसको हम कहते हैं मिनरलाइजेशन ऑफ बोन। मिनरलाइजेशन ऑफ बोन ये करवा देता है। ठीक है, दूसरी बात ये कि ये यूरिन के जरिए भी कैल्शियम को ज़्यादा से ज़्यादा पास करवाता है ताकि कैल्शियम का लेवल ब्लड में कम हो। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि ये इंटेस्टाइन पे भी इफेक्ट करता है कि इंटेस्टाइन से ज़्यादा कैल्शियम एब्जॉर्ब ना की जाए, ऑलरेडी ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल काफ़ी है। तो इसके टारगेट जो है ना, ये 3 मेजर टारगेट होते हैं। किडनी भी, इंटेस्टाइन भी हो सकता है, और मेजरली जो है ना बोन्स होती हैं जहाँ पे कैल्शियम डिपोजिशन करवाता है। और जैसे ही ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल नॉर्मल हो जाता है, ये हार्मोन जो है ये भी कम हो जाता है। तो ये तो था कैल्सीटोनिन। उसके बाद एक और हार्मोन, एक ग्लैंड है विच इज़ नोन एज पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड बेसिकली थायराइड ग्लैंड के साथ ही, आपको थायराइड ग्लैंड नज़र आ रहा है और इसके साथ ही इसके जो ये लोब्स हैं, इन लोब्स के अपर और लोअर मार्जिन्स के ऊपर यहाँ पे
किनारों पे यहाँ पे पैराथायराइड ग्लैंड मौजूद होते हैं, ठीक है। और ये पैराथायराइड ग्लैंड एक स्पेसिफिक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं विच इज नोन एज पैराथॉर्मोन, और इसको हम पैराथायराइड हार्मोन भी कहते हैं। इसका काम है ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करना। अभी आपने कैल्सीटोनिन का काम देखा, वो कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज कर रहा है, ये क्या करता है, इंक्रीज करता है। इट मीन्स बोथ ऑफ दीज आर एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट काम कर रहे होते हैं। तो द पैराथायराइड ग्लैंड आर टाइनी pear shaped, pear sized glands embedded in the thyroid lobe, usually 2 glands in each lobe। मैंने भी आपको बताया कि हर लोब के अंदर एक यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, कि यहाँ और एक यहाँ, हर लोब के अंदर दो दो पैराथायराइड ग्लैंड जो है दे आर एम्बेडेड होते हैं। तो द पैराथायराइड सीक्रेट पैराथायराइड हार्मोन या पैराथॉर्मोन भी कहते हैं, विच रेगुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट आयंस इन द ब्लड। इस पैराथायराइड हार्मोन का काम क्या है कि ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करना, यानी कि उसको इसको इंक्रीज करना, और कैल्सीटोनिन क्या करता है, उसको डिक्रीज करता है, और साथ साथ ये फॉस्फेट के लेवल को भी मेंटेन करते हैं। व्हेन द कैल्शियम कंसंट्रेशन इन द ब्लड है बाथिंग द पैराथायराइड ग्लैंड इज लो, होता क्या है कि आपको पता है कि बॉडी की हर सेल को, हर पार्ट को, हर ऑर्गन को सप्लाई है ब्लड की। जैसे ही ब्लड जिसके अंदर कैल्शियम का लेवल लो है वो पैराथायराइड ग्लैंड के पास पहुंचता है, वो पैराथायराइड जो ग्लैंड के सेल्स हैं वो फौरन सेंस कर लेते हैं कि ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम है, और वो रिलीज करते हैं पैराथायराइड हार्मोन। ये पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है, स्टिमुलेट बोन सेल्स टू ब्रेक डाउन बोन टिश्यू एंड रिलीज कैल्शियम आयन इनटू द ब्लड। ये क्या करता है, ये डीमिनरलाइजेशन करता है, बोन्स को तोड़ के उनके अंदर से कैल्शियम निकालता है, ठीक है। क्या करता है कि बोन्स के अंदर से कैल्शियम जो डिपोजिशन हुई होती है कैल्शियम की, उसको बाहर निकालता है, इसको हम कहते हैं डी मिनरलाइजेशन ऑफ बोन। इट आल्सो एनहांस कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड। स्मॉल इंटेस्टाइन में से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है ये। Finally, parathyroid hormone promote calcium reabsorption, but the kidney tubules to decrease the amount of calcium excreted in the urine। और तीसरा इंपॉर्टेंट काम यह है कि ये किडनी के ऊपर काम करता है, और किडनी को कहता है कि आप कैल्शियम को रिलीज ना करें बल्कि कैल्शियम को कंजर्व करें, कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करें, ठीक है। और इसके लिए नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म उसे आपको यहाँ पे दिखाया है। आप यहाँ देखें, सबसे पहले क्या होता है कि डिक्रीज ब्लड कैल्शियम, जैसे ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल लो होता है, पैराथायराइड ग्लैंड इस लो लेवल को सेंस कर लेता है। सेंस करने के बाद वो क्या रिलीज करता है, वो रिलीज करता है पैराथायराइड हार्मोन। ये पैराथायराइड हार्मोन, ये इसके 3 टारगेट्स हैं। ये पैराथायराइड हार्मोन बोन्स के ऊपर जाता है और बोन रिलीज करती है कैल्शियम, यानी ये करवाता है डीमिनरलाइजेशन, और ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करता है। यही पैराथायराइड हार्मोन किडनी के ऊपर जाता है और किडनी कंजर्व कैल्शियम, किडनी को ये कमांड देता है कि कैल्शियम को एक्सक्रीट नहीं करना बल्कि कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करना, उसको कंजर्व करके रखना है, जखीरा करके रखना है। यही पैराथायराइड हार्मोन ब्लड के जरिए जाता है इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम को इंक्रीज करता है। इन तीनों तरीकों से ये क्या कर रहा है, ब्लड फ्लो, ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करता जा रहा है। और जैसे ही ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम होता है, वो कैल्शियम ही जाके पैराथायराइड ग्लैंड को इनहिबिट कर देती है कि मजीद पैराथायराइड हार्मोन की जरूरत नहीं, और इसी को हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। यहाँ पे इनिशियल स्टिमुलस जो है वो खुद ही वही स्टिमुलस जो है वो फाइनल जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन को आहिस्ता आहिस्ता कम करता है। तो बेसिकली यहाँ पे उसने यही बताया नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ द पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथॉर्मोन स्टिमुलेट बोन टू रिलीज कैल्शियम and the kidney to conserve calcium. It indirectly stimulate the intestine to absorb calcium. The result in, अब ये उसने कहा ना, it indirectly stimulate the intestine to absorb calcium. इंटेस्टाइन को भी ये करता है, लेकिन इंटेस्टाइन में ये डायरेक्ट एक्शन नहीं कर सकता, इसको यहाँ पे विटामिन डी की ज़रूरत होती है, उसकी एक एक्टिव फॉर्म की ज़रूरत होती है, इसलिए उसने कहा इनडायरेक्टली। द रिजल्ट इंक्रीज द ब्लड कैल्शियम विच देन इनहिबिट द पैराथॉर्मोन सिक्रीशन। और फिर क्या होगा, फाइनली जब कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा तो वो लेवल ही जाके पैराथायराइड ग्लैंड को स्टॉप कर देगा कि मजीद पैराथायराइड हार्मोन की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपने याद रखना कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के साथ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ग्लैंड है रीनल ग्लैंड। In mammals, two adrenal glands rest on top of the kidney. Each gland consists of two separate granular tissue. The inner portion is the medulla and the outer portion which surround the medulla is the cortex. अगर आप यहाँ देखें तो ये उससे आपको दिखाया हुआ है कि मैमल्स के अंदर, खासतौर पे ह्यूमन के रेफरेंस से बात करें तो किडनी के ऊपर एक स्पेसिफिक ग्लैंड है विच इज़ नोन एज द एड्रीनल ग्लैंड। ये आपको येलो कलर की बॉडी नजर आ रही है। इस ग्लैंड का अगर सेक्शन देखें तो इसके बाहर वाला जो पूरा रीजन है इसको हम कहते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स, और अंदर वाला जो रीजन आपको नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं एड्रीनल मेडुला। अब
पीछे भी हमने पढ़ा था कि एड्रीनल मेडुला जो है इसको डायरेक्ट नर्वस टिश्यू की सप्लाई होती है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डायरेक्टली इसको जो है ना उसमें से नर्व्स आ रही होती हैं, और जब एड्रीनल कॉर्टेक्स है वो बेसिकली उसको कंट्रोल कर रहा है ACTH फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जो आपने पीछे भी देख लिया है। अब आगे देखते हैं कि इसमें बेसिकली क्या क्या इसके मेजर फंक्शंस हैं। द एड्रीनल कॉर्टेक्स सीक्रेट द क्लासेस 3 क्लासेस ऑफ द स्टेरॉइड हार्मोन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जैसे कॉर्टिसोल। अब आपने याद रखना है कि एड्रीनल कॉर्टेक्स से बेसिकली 3 कैटेगरीज हार्मोन्स की निकलती हैं, एक है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, एक है मिनरलोकॉर्टिकॉइड और एक है सेक्स हार्मोन जिनको एड्रीनल एंड्रोजन भी कहा जाता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एक बहुत बड़ी कैटेगरी है, इसमें बहुत सारे हार्मोन्स हैं जैसे कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरोन, कॉर्टिसोन, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ कॉर्टिसोल की बात कर रहे हैं। मेजरली जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है वो कॉर्टिसोल हार्मोन है, और इसको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका ताल्लुक ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के साथ होता है। दूसरी कैटेगरी हमारे पास है मिनरलोकॉर्टिकॉइड की, मिनरल से मिनरलोकॉर्टिकॉइड निकला है। ये तमाम वो हार्मोन है जो कि मिनरल आयन बैलेंस को मेंटेन करते हैं बॉडी में। तो इनको सबसे मेजर इनमें हार्मोन है एल्डोस्टेरोन, जो सोडियम कंजर्वेशन करवाता है हमारी बॉडी में। और तीसरे हैं जी एड्रीनल एंड्रोजन, जिनको सेक्स हार्मोन भी कहा जाता है, जैसे एंड्रोजन हैं, एस्ट्रोजन वगैरह हैं। The glucocorticoids such as cholesterol help regulate overall metabolism and the concentration of blood sugar. अभी मैंने आपको बताया कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नाम से पता चल रहा है कि इनका सबसे बड़ा काम है ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करना, ठीक है। तो कॉर्टिसोल का काम है बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म को भी मेंटेन ये करता है, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ब्लड में उसको भी मेंटेन करता है, स्पेसिफिकली स्ट्रेस में। दे ऑल्सो फंक्शन इन डिफेंस रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन और टिश्यू इंजरी। इसके अलावा ये जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज होते हैं इनके अंदर भी ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में कॉर्टिसोल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। Aldosterone help maintain conservation of solutes such as sodium in the extracellular fluid when either food intake or metabolic activity change the amount of the solute entering the bloodstream. अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट काम जो हमने अभी देखा है इसका मिनरलोकॉर्टिकॉइड का, वो है सोडियम कंजर्वेशन। आप देखिए सोडियम की बहुत इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी में, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडियम जैसे आपने पढ़ा था एक्शन पोटेंशियल में भी सोडियम का एक बहुत मेजर रोल है। किसी भी एक्साइटेटरी सेल का जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल उसको मेंटेन करने के लिए सोडियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इस तरह कैल्शियम एंड न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज में उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में, मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जब तक कैल्शियम ना हो। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं हो सकते जब तक कैल्शियम ना हो। इट मीन्स कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जैसे सोडियम और कैल्शियम या पोटेशियम या ये मैग्नीशियम, इनका बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर रोल है हमारी बॉडी में। तो ज़रा सी भी इनकी अमाउंट अगर ब्लड स्ट्रीम में या एक्सेसुअल फ्लूइड में ऊपर नीचे होती है तो फॉरन हार्मोन रिलीज होते हैं। यहाँ पे एल्डोस्टेरोन हार्मोन है जो कि सोडियम की कंजर्वेशन करवा रहा होता है। Aldosterone also promote a sodium reabsorption in the kidney and thus water reabsorption, hence it play। अच्छा, एल्डोस्टेरोन का मेजर काम क्या है, इसने सोडियम कंजर्व करवाना है, और ये कैसे करवाता है कि सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन को किडनी के लेवल पर ये बढ़ाता है। किडनी को ये कमांड देता है कि आप सोडियम को एक्सक्रीट ना करें बल्कि सोडियम को ज़्यादा कंजर्व करें, सोडियम को रीएब्जॉर्ब करें मैक्सिमम, ठीक है। तो नॉर्मली द सेक्स हार्मोन, अच्छा उसके बाद उसने कहा कि 10 वाटर रीएब्जॉर्प्शन, it promotes aldosterone also promotes sodium reabsorption in the kidney, thus water reabsorption। यानी पहले वो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा, जब ब्लड के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, सोल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, तो फिर वाटर की कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाएगी। क्योंकि याद रखिएगा सोडियम हमारे ब्लड के अंदर वाटर को होल्ड करके रखता है। आपने सुना होगा कि अक्सर जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं उनको ये कहा जाता है, डॉक्टर ये कहते हैं कि आपने सोडियम का इंटेक नहीं करना, खासतौर पर टेबल सॉल्ट जो है सोडियम क्लोराइड ये आपने कम से कम लेना है। क्यों? उसकी वजह ये होती है कि सोडियम जब ब्लड में ज़्यादा होता है तो यही सोडियम जो है ना वाटर की रीअब्जॉर्प्शन, वाटर को मेंटेन करता है, वाटर को पकड़ के रखता है ब्लड के अंदर। जब ब्लड के अंदर पानी ज़्यादा होगा तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड का प्रेशर भी बढ़ जाएगा। और फिर इन लोगों में जो बहुत सोडियम इंटेक करते हैं खासतौर पर रॉ फॉर्म में, जब आप स्प्रिंकल करके किसी भी चीज़ के ऊपर खाते हैं तो क्या होता है कि वो सोडियम जो है आपके ब्लड के अंदर पानी को जमा रखता है, पानी जमा होता है तो वॉल्यूम बढ़ेगा, फिर प्रेशर बढ़ जाएगा, और ऐसे लोगों का ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाता है। Hence, it play a major role in maintaining the homeostasis of extracellular fluid. Normally, the sex hormone जो adrenal androgens की बात होने लगी है, that the adrenal cortex secrete have only a slight effect on male and female gonads. एड्रीनल एंड्रोजन, एड्रीनल ग्लैंड से एड्रीनल कॉर्टेक्स से जितने भी एंड्रोजन्स निकलते हैं उनका कोई खातिर खा इफेक्ट नहीं होता गोनेड्स के ऊपर, लेकिन ये दीज सेक्स हार्मोन्स कंसिस्ट मेनली ऑफ वीक मेल हार्मोन जैसे एंड्रोजन्स, मेल के अंदर ये फिर भी थोड़ा बहुत इफेक्ट रखते हैं, लेसर अमाउंट ऑफ फीमेल हार्मोन कॉल्ड एस्ट्रोजन।
एस्ट्रोजन बहुत कम रिलीज होता है, एंड्रोजन ज़्यादा होता है, और मेल के अंदर इनके ज़्यादा इफेक्ट्स होते हैं, फीमेल में इनका इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं होता। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी, इसी का पार्ट है एड्रिनल कॉर्टेक्स का, जिसका नाम है एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला बेसिकली ये जो आपने सेंटर वाला पार्ट यहाँ पे देखा है, ये सारे एड्रिनल मेडुला के सेल्स हैं, और ये वो हैं जो कि अमीनोजेनिक टिश्यू है। एमिनोजेनिक का मतलब जो अमीन रिलीज कर रहे होते हैं। द एड्रिनल मेडुला इज अंडर न्यूरल कंट्रोल। मैंने भी आपको बताया कि इसको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की सप्लाई होती है, और ये री इन्फोर्स करता है, मजबूत करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। अब अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा हुआ है कि पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, जो बॉडी की स्ट्रेस सिचुएशंस में काम करते हैं। जैसे अगर बॉडी जो है वो किसी फियर में है, किसी खौफ में है, या बॉडी जो है ना वो किसी और जो है उस बॉडी के अंदर कोई स्ट्रेस है, तो फिर ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो काम करता है, और इसकी इनर्वेशन जो एड्रिनल मेडुला को होती है, तो एड्रिनल मेडुला भी अपनी सिक्रीशंस रिलीज करता है, जो कि एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन है। फिर ये सिंपैथेटिक सिस्टम और ये मिल के, ये सिक्रीशंस मिल के, उसकी सिक्रीशंस तो ज़्यादा न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, इसकी सिक्रीशंस क्या है, ये हार्मोन्स हैं। तो ये दोनों मिल के क्या करते हैं, वो स्ट्रेस सिचुएशन को जो हैंडल करते हैं। तो इट कंटेन्स न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स दैट सिक्रेट एपिनेफ्रिन, या इसके अंदर भी न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स हैं। क्रोमाफिन सेल्स होते हैं जो कि रिलीज करते हैं एपिनेफ्रिन, जिसको एड्रिनालिन भी कहते हैं, नॉर एपिनेफ्रिन विच इज ऑल्सो नोन एज नॉर एड्रिनालिन, बोथ ऑफ विच हेल्प कंट्रोल हार्ट रेट एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। इन दोनों का काम है, ये स्ट्रेस की सिचुएशन में हार्ट रेट को कंट्रोल करते हैं, बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स को मेंटेन करते हैं, ग्लूकोज वगैरह के लेवल को मेंटेन करते हैं। ब्रेन सेंटर्स इन द हाइपोथैलेमस गवर्न द सिक्रीशंस वाया सिंपैथेटिक नर्व्स। और जाहिर है कोई भी स्ट्रेस होता है तो आपका ब्रेन ही जो है ना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कमांड दे रहा है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे एड्रिनल मेडुला को कमांड देता है कि इन सिक्रीशंस को बढ़ाया जाए, ताकि बॉडी के अंदर हार्ट रेट को, रेस्पिरेटरी रेट को, हार्ट रेट को, ब्रीदिंग को, इन सब चीज़ों को कंट्रोल किया जाए, ग्लूकोज के लेवल वगैरह को। During time of excitement, emergency or stress, the adrenal medulla contribute to the overall mobilization of the body through the sympathetic nervous system in response to epinephrine and norepinephrine. The heart rate increases. अभी देखिए इनके रिस्पॉन्स में होता क्या है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, ब्लड फ्लो इंक्रीजेस टू मैनी वाइटल ऑर्गन्स, द एयरवेज इन द लंग्स डायलेट एंड मोर ऑक्सीजन इज डिलीवर्ड टू ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। यहाँ पे क्या होगा, जब आप देखें किसी स्ट्रेस में होते हैं तो आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, आपका ब्रीदिंग रेट भी बढ़ जाता है, आपकी प्यूपल्स डायलेट कर जाती हैं, आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होती। तो ये सारे काम जो हैं वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ जो एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन है ये मिल के कर रहे हैं। This group of events is sometimes called the fight or flight response and permit the body to react strongly and quickly to emergencies. तो इसका मतलब है किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में सिर्फ आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम नहीं करता, बल्कि उसके साथ एड्रिनल मेडुला जो है इसका रोल भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद हमारे पास एक और ग्लैंड है विच इज़ नोन एज पेंक्रियाज। पेंक्रियाज आपको पता है कि यहाँ पे ये जो है ये स्टमक के साथ, डाइजेस्टिव ट्रैक के साथ ये लीफ लाइक एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, डिफ्यूज सा, और इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक एक्सोक्राइन एक एंडोक्राइन है। एंडोक्राइन पार्ट जो है वो इसका रिलीज करता है हार्मोन, और एक्सोक्राइन पार्ट जो है वो इसका रिलीज कर रहा होता है बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो यहाँ देखते हैं इसमें इसका क्या क्या फंक्शन बताए हुए हैं। द पेंक्रियाज इज एन elongated fleshy organ posterior to the stomach. It functions both as an exocrine with ducts, gland to secrete digestive enzyme, and endocrine ductless gland. The endocrine portion of the pancreas makes up only about 1% of the gland. अब देखिए endocrine part बहुत कम होता है। This portion synthesize, store and secrete hormones from cluster of cells called pancreatic islets. पेंक्रियाटिक आइलेट्स यहाँ पे ख़ास किस्म के सेल्स हैं जो कि इसके एक्सोक्राइन पार्ट के साथ ही जो है ना वो डिस्पर्स होते हैं, और बहुत कम है, 1% सिर्फ एंडोक्राइन इसमें सेल्स हैं, बाकी सारे जो है ना वो वही हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे उसने आपको पेंक्रियाज दिखाया है, ये देखें ये वाला सारा पेंक्रियाज दिखाया, और इस पेंक्रियाज का एक पूरा यहाँ पे उसने ये करके दिखाया। ये आपको ब्लड वेसल्स नज़र आ रही हैं, हार्मोन सिक्रेटिंग आइलेट्स ये आपको नज़र आ रहे हैं जो कि हार्मोन सिक्रेटिंग को पेंक्रियाटिक आइलेट्स कहते हैं, और डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेटिंग सेल्स जो हैं वो ये है, यानी इसका ये वाला पार्ट सारा एक्सोक्राइन पार्ट है, और ये वाला पार्ट आपको एंडोक्राइन नज़र आ रहा है, क्योंकि एंडोक्राइन पार्ट उसमें ब्लड डायरेक्टली हार्मोन पोर होंगे इस ब्लड के अंदर, और एक्सोक्राइन पार्ट जो है वो जो एंजाइम रिलीज करेगा, तो आपको डक्ट भी नज़र आ रही है जो कि फिर आगे डक्ट के जरिए आगे जो है वो कॉमन बाइल डक्ट के अंदर एंटर हो जाते हैं, और यहाँ से फिर ये गॉल ब्लैडर में जो है ना वो हो जाएंगे जमा, या फिर ये है कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ इसके कनेक्शन होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में उनको पोर कर दिया जाएगा, बल्कि गॉल ब्लैडर में नहीं इनको जमा किया जाएगा, उन तमाम पेंक्रियाटिक एंजाइम को उनको स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये जो आपको पेंक्रियाटिक डक्ट नज़र आ रही है इसके जरिए, तो कॉमन बाइल डक्ट है, एक पेंक्रियाटिक डक्ट के जरिए यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में पोर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो एंडोक्राइन पार्ट है वो बेसिकली हार्मोन डायरेक्टली रिलीज कर देता है ब्लड के अंदर।
हार्मोन देख लेते हैं इसके कौन कौन से बेसिक हार्मोन है। द एंडोक्राइन पोर्शन ऑफ द पेंक्रियाज मेक अप ओनली अबाउट 1% ऑफ द ग्लैंड। दिस पोर्शन सिंथेसाइज स्टोर्ड एंड secretes hormone from cluster of cells called pancreatic islets. The pancreas contain 2 lakh to 20 lakh pancreatic islets secreted throughout the gland. Each islet contains 4 special group of cells called alpha cell, beta cell, delta cell and F cell. The alpha cell produce the hormone glucagon और बीटा सेल प्रोड्यूस करता है जी इंसुलिन। डेल्टा सेल सिक्रिएट करता है सोमेटोस्टैटिन। सोमेटोस्टैटिन बेसिकली ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन है। द हाइपोथैलेमिक ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग फैक्टर दैट आल्सो इनहिबिट ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन सिक्रीशन। ये जो सोमेटोस्टैटिन है आपने याद रखना ये ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन है। ये ग्रोथ हार्मोन जिसको हम सोमेटोट्रोफिन भी कहते हैं उसको रोकने वाला हार्मोन है और बेसिकली ये हाइपोथैलेमस से भी रिलीज हो रहा होता है। आपको मैंने बताया था कि हाइपोथैलेमस ग्रोथ हार्मोन को दो तरह कंट्रोल करता है, उसकी सिक्रीशन को ज़्यादा भी कर सकता है, उसकी सिक्रीशन को कम भी कर सकता है। तो कम इसी हार्मोन के जरिए करता है और ये हार्मोन जो है ना पेंक्रियाज से भी निकल रहा होता है। पेंक्रियाज के जो सेल हैं एफ सेल वो ये रिलीज कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये जो है ना ये क्या करते हैं, ये जो जब ये यहाँ से रिलीज होता है, सॉरी डेल्टा सेल ये रिलीज कर रहे होते हैं और जब ये रिलीज होता है तो ये ग्लूकागॉन और इंसुलिन की सिक्रीशन को भी रोक सकता है। F cell secrete a pancreatic polypeptide that is released into the bloodstream after a meal and inhibits somatostatin secretion। यानी F cell की जो सिक्रीशन है वो सोमेटोस्टैटिन की सिक्रीशन को रोकती हैं और सोमेटोस्टैटिन खुद ग्लूकागॉन और इंसुलिन को भी रोक सकता है। और सोमेटोस्टैटिन का दूसरा नाम क्या है मैंने आपको बताया, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। गॉल ब्लैडर कंट्रैक्शन एंड द सिक्रीशन ऑफ द पेंक्रियाटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और ये बेसिकली एफ सेल क्या सिक्रिएट करते हैं, एक पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड जो कि सोमेटोस्टैटिन के रिलीज को भी इनहिबिट करता है, गॉल ब्लैडर की कंट्रैक्शन करवाता है और सिक्रीशन करवाता है पेंक्रियाटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स की, स्टिमुलेट करता है कि पेंक्रियाज का जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करे। अच्छा अब हमने बेसिकली यहाँ पे इंसुलिन और ग्लूकागॉन इन दोनों का रोल पढ़ना है क्योंकि इन दोनों का रोल है बॉडी में ग्लूकोज की कंसनट्रेशन के साथ। When glucose concentration in the blood are high, such as after a meal, beta cells secrete insulin. इंसुलिन प्रमोट द अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय बॉडी सेल। अब इंसुलिन का काम है बॉडी के अंदर ग्लूकोज के लेवल को कम करना। जैसे आपने खाना खाया कुछ देर के बाद आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत बढ़ जाता है, उस लेवल को लो करने के लिए इंसुलिन काम करती है। और इंसुलिन क्या करती है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को लो करने के लिए सेल्स की अपटेक ऑफ ग्लूकोज को बढ़ा देती है। सेल्स को कहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप ग्लूकोज को अपटेक कर ले और अपने अंदर ले जाए ताकि आपके अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन का जो मैकेनिज्म चल रहा है उसमें ग्लूकोज यूटिलाइज हो जाए। इंक्लूडिंग लिवर सेल्स वेयर एक्सेस ग्लूकोज, लिवर सेल्स में भी ये करती है जिनको हिपैटोसाइट्स कहा जाता है, वहाँ पे भी इंसुलिन का ये काम है कि ग्लूकोज की अपटेक को बढ़ा रहे हैं। लेकिन लिवर सेल्स के अंदर क्या होता है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइकोजिन में, जिसको एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है, ठीक है। वहाँ पे ग्लूकोज कैन बी कन्वर्टेड टू ग्लाइकोजिन, अ स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन आर क्रूशियल टू द regulating blood glucose concentration. When the blood glucose concentration is low, alpha cells secrete glucagon. ये दोनों हार्मोन याद रखिएगा एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर है। जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होता है तो रिलीज होता है इंसुलिन, जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम होता है तो रिलीज होता है ग्लूकागॉन। इसका मतलब दोनों का जो फंक्शन है वो ऑपोजिट है, ठीक। अब ये देखें कि ग्लूकागॉन स्टिमुलेट द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजिन। ग्लूकागॉन ने ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाना, वो कैसे बढ़ाएगा, उसका टारगेट ये है कि जो लिवर के अंदर ग्लाइकोजिन विच इज़ द स्टोर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज जो स्टोर हुई भी है उसकी ब्रेक डाउन करवाए और क्या बनवाए, ग्लूकोज बनवाए और ग्लूकोज को रिलीज करे ब्लड स्ट्रीम में टू रेज द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन, ठीक है। जबकि इंसुलिन का काम है कि इंसुलिन तमाम सेल्स के अंदर ग्लूकोज को भेज रही है ब्लड में से निकाल के, वो लिवर के पास भी भेज रही है जो कि एक्सेस ग्लूकोज को ग्लूकागॉन में कन्वर्ट कर रहा है। तो जो ग्लूकागॉन है ग्लाइकोजिन में कन्वर्ट कर रहा है, तो जो ग्लूकागॉन है इसका मेजर काम होता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब होता है ग्लाइकोजिन की ब्रेक डाउन इंटू ग्लूकोज, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे फिगर में अभी देखते हैं नेगेटिव फीडबैक सिस्टम दैट रेगुलेट द सिक्रीशन ऑफ ग्लूकागॉन इंसुलिन एंड द मेंटेनेंस ऑफ अप्रोप्रिएट ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन। देखते हैं कि ये जो है ये वाली डायग्राम उससे आपको बताइए। अब इसमें आप ये देखें कि ये पेंक्रियाज है, ये व्हेन ब्लड ग्लूकोज इज हाई, जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा होता है तो इंसुलिन ये जो आपके बॉडी में ख़ास किस्म के अल्फा और बीटा सेल्स हैं ये डिटेक्ट करते हैं, इंसुलिन रिलीज होती है। इंसुलिन रिलीज होकर क्या करती है, स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजिन फ्रॉम ग्लूकोज। ये बहुत सारे ग्लूकोज को प्रमोट मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज इनटू सर्टेन सेल्स, ये सेल्स की अपटेक ऑफ ग्लूकोज को प्रमोट करती है, इंक्रीज कर देती है। और यही इंक्रीज जब लिवर सेल्स में होता है तो लिवर सेल्स क्या करते हैं, उस एक्सेस ग्लूकोज
को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं, विच इज़ अ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अब ग्लाइकोजन भी बन गया यहाँ पे लिवर में, ग्लूकोज सारी जो थी ब्लड से कहाँ चली गई, सेल्स के पास। तो क्या हुआ, ब्लड ग्लूकोज डिक्रीज हो जाता है। तो यही डिक्रीज लेवल इनहिबिट करता है इंसुलिन की सिक्रीशन को, इसी को हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। यहाँ पे जो लो लेवल था यही बाद में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को कंट्रोल कर रहा है। अच्छा, उसके बरअक्स क्या होता है कि जिस वक्त ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज, ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल जो है वो डिक्रीज करता है, सॉरी, जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल लो होता है तो एक हार्मोन रिलीज होता है विच इज नोन एज ग्लूकागॉन। इसका काम क्या है, स्टिमुलेट चेंज ऑफ ग्लाइकोजन। सबसे पहले तो लिवर सेल्स में जो ग्लाइकोजन स्टोर हुई है उसको ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज बनाता है, जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। दूसरा काम, स्टिमुलेट कन्वर्जन ऑफ नॉन कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज। दूसरी बात यह है कि ये नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स है, जैसे ये प्रोटीन से भी ग्लूकोज बनवा सकता है, अमाइनो एसिड से भी ग्लूकोज बनवा सकता है, और इसको हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है जब नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। देखिए, ग्लूकोज किससे बनेगा, ग्लूकोज तो ग्लाइकोजन अगर आए तो उसकी ब्रेकडाउन से ग्लूकोज बन रहा है। प्रोटीन से अगर ग्लूकोज बनेगा तो उसको हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब ये होता है कि जब नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, प्रोटीन से कार्बोहाइड्रेट बने, और आपने पढ़ा हुआ फर्स्ट ईयर में कि इंटर कन्वर्जन होती हैं बॉडी में। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन में कन्वर्ट हो सकते हैं, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो सकते हैं, फैटी एसिड्स भी प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, लिपिड्स भी। इसका मतलब है कि ये इसके दो काम है, एक तो ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन करवाता है जिसको हम ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं, और दूसरी बात है नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज बनवाता है जिसको हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। आपको ये दोनों प्रोसेस पता होने चाहिए। फिर ये क्या करता है, अल्टीमेटली ब्लड ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होता है। यही लेवल जब इंक्रीज होता है तो ये इनहिबिट करता है जाके ग्लूकागॉन को, कि मजीद ग्लूकागॉन की ज़रूरत नहीं है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल मेंटेन हो चुका है। तो ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो आपने इसका अच्छी तरीके से देख लेना है कि इनका क्या इस तरह इसने बताया हुआ। इतना ही था पेंक्रियाज के बारे में। उसके बाद हम एक और पढ़ते हैं जी, गोनेड्स। और गोनेड देखते हैं कि इनके बेसिक कौन कौन से हार्मोन्स हैं। The gonads, ovaries and testes secrete hormone that help regulate reproductive function. In the male, the testes secrete testosterone. हमें पता है कि मेल के अंदर जो टेस्टिस है वो सिक्रीट करते हैं testosterone, which act with luteinizing follicle stimulating hormone that the adenohypophysis produce to stimulate spermatogenesis. मेल के अंदर अगर आप देखें तो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस हो रहा है टेस्टिस से, और स्पर्मेटोजेनेसिस विच इज द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म बाय द टेस्टिस, इसको प्रमोट कौन कर रहा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हमने एंटीरियर पिट्यूटरी में इनका रोल पहले भी पढ़ा हुआ है। टेस्टोस्टेरोन इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द मेल सेक्स ऑर्गन, promote the development and maintenance of sexual behavior, and in humans stimulate the growth of the facial and pubic hair as well as enlargement of the larynx which deepens the voice। यानी ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सेक्स करेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा होता है। आप देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया था कि प्राइमरी सेक्स करेक्टर का मतलब ये होता है कि पीनस है, स्क्रोटम है, टेस्टिस है, इनकी एनलार्जमेंट, ठीक है, और स्पर्मेटोजेनेसिस का होना, ये प्राइमरी सेक्स करेक्टर। और सेकेंडरी सेक्स करेक्टर क्या होते हैं कि मेल के अंदर जो प्यूबिक हेयर होते हैं, जो फेशियल हेयर होते हैं, जो चेस्ट पे बाल होते हैं, बॉडी का स्पेसिफिक मस्कुलेचर जो होता है, वॉइस जो बहुत डीप हो जाती है, और लेरिंग्स एनलार्ज कर जाता है जो कि नेक रीजन में नज़र भी आता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बेसिकली सेकेंडरी सेक्स करेक्टर हैं, और ये सारी कंट्रोल कर रहा होता है टेस्टोस्टेरोन भी। द टेस्टिस ऑल्सो प्रोड्यूस इनहिबिन, ये टेस्टोस्टेरोन सारी चीज़ें कंट्रोल करता है। इसके अलावा टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन के अलावा एक और हार्मोन निकलता है जिसको हम कहते हैं इनहिबिन, जो कि FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से निकल रहा है उसकी सिक्रीशन को इनहिबिट करता है, ठीक है। तो ये आपने टेस्टोस्टेरोन और गोनेड में से जो हार्मोन निकलते हैं इनकी आपने याद रखने हैं कि कौन कौन से हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन और इनहिबिन के बारे में बताया, उनके क्या मेजर फंक्शंस हैं। 4 मेजर क्लासेस ऑफ ओवेरियन हार्मोन्स हेल्प टू रेगुलेट फीमेल रिप्रोडक्टिव फंक्शन। फीमेल के अंदर 4 हार्मोन्स बताए हैं। एस्ट्रोजन एक बहुत बड़ी कैटेगरी है, इसमें मुख्तलिफ हार्मोन्स हैं जैसे एस्ट्रिन, एस्ट्रोन, एस्ट्राडायोल हेल्प रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल एंड एस्ट्रस साइकिल। अब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको पता है ज़्यादातर ये जो मैमल्स का ऑर्डर है प्राइमेटा, उसके अंदर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, और एस्ट्रस साइकिल बाकी जितने मैमल्स हैं जैसे रैट वगैरह उनके अंदर ये एस्ट्रस साइकिल होता है, जिसको हम पीरियड ऑफ हीट भी कहा जाता है। तो ये बेसिकली जो है वो एस्ट्रोजन इसको कंट्रोल करता है द डेवलपमेंट ऑफ द मेमरी ग्लैंड एंड अदर फीमेल सेकेंडरी सेक्शुअल करेक्टर्स। फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्स करेक्टर क्या होते हैं, जैसे प्यूबिक हेयर है, या जो है वो मेमरी ग्लैंड्स की डेवलपमेंट है,
या फिर आप कह लें कि जो वॉइस एक स्पेसिफिक होती है, बॉडी का जो स्पेसिफिक जो है ना वो शेप होती है। द प्रोजेस्ट्रिन प्राइमरीली प्रोजेस्टेरोन ऑल्सो रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल एस्ट्रस साइकिल एंड द डेवलपमेंट ऑफ द मेमोरी ग्लैंड एंड एड इन प्लेसेंटा फॉर्मेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एक हार्मोन था जी एस्ट्रोजन, इसका हमने रोल पढ़ा। प्रोजेस्टेरोन का रोल बेसिकली होता है कि प्रेगनेंसी के मेंटेनेंस में जो यूट्रस की अंदर वाली वॉल लाइनिंग होती है, इसको एंडोमेट्रियम कहा जाता है, उसको मेंटेन करने में। फिर एक और हार्मोन है रिलैक्सिन, विच इज प्रोड्यूस इन स्मॉल क्वांटिटीज सॉफ्टन द ओपनिंग ऑफ द यूट्रस सर्विक्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी के टाइम पे जो यूट्रस की ओपनिंग है विच इज नोन एज द सर्विक्स, उसकी डायलेशन में, उसकी ओपनिंग में ये काम करता है ताकि इजीली डिलीवरी बेबी की जो है वो हो जाए। एंड द ओवरी ऑल्सो प्रोड्यूस इनहिबिन विच इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ एफएसएच। मेल की तरह यहाँ पे फीमेल में भी ये बन रहा है। यहाँ पे इसने कोई खातिर खा इसके नहीं दिखाए हुए, इसके रेफरेंस से कोई भी डायग्राम नहीं है। बहरहाल ये मैंने आपको इसकी बताया कि इसमें कौन कौन से मेजर हार्मोन्स हैं फीमेल में और मेल में, गोनेड जो रिलीज करते हैं और उनके क्या क्या काम है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं थाइमस। थाइमस ग्लैंड इज नियर द हार्ट। इट इज़ लार्ज एंड कॉन्स्पिक्यूअस इन यंग बर्ड्स एंड मैमल्स। कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है जो बहुत अनोखा, हैरान कुन हो, बट डिमिनिश इन साइज थ्रू आउट अडल्टहुड। यानी अगर आप ये देखें तो बिल्कुल ये अर्ली एज में या बिल्कुल यंग बर्ड्स और मैमल्स में ये काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन बाद में जो है ये बड़ा छोटा हो जाता है, इसका साइज कम हो जाता है। द मेजर हार्मोनल प्रोडक्ट ऑफ द थाइमस इज अ फैमिली ऑफ पेप्टाइड हार्मोन इंक्लूडिंग थाइमोपोइटिन एंड अल्फा 1 and beta 4 thymosin that appears to be essential for the normal development of the immune system। नाम से पता चल रहा है ये अल्फा 1 बीटा 4 जो थाइमोपोइटिन है ये बेसिकली जो है ये इम्यून सिस्टम के साथ ही रिलेटेड है। यहाँ देखते हैं इस डायग्राम में उन्होंने ये थाइमस ग्लैंड हमें दिखाया हुआ कि नहीं, हार्ट के पास यहाँ पे ये दिखाया हुआ जी, हार्ट के पास एक ग्लैंड है, इसकी मेजर सिक्रीशन और इम्यून सिस्टम है, इसका रोल है, ये आपने अच्छी तरीके से याद रखना। अच्छा, ये तो हमारी सारी जो थे ना मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमने पढ़े हैं। अब हमने देखना ये है कि जो इसमें एक शायद उन्होंने टेबल दिया हुआ है। सबसे पहले तो ये टेबल दिया हुआ है हाइपोथैलेमस वगैरह के हवाले से, ये दिया हुआ पहला टेबल है। ये है मेजर वर्टिब्रेट एंडोक्राइन टिश्यू एंड हार्मोन्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी जिसको मेडिनो हाइपोफिसिस भी कहते हैं, इसके सारे हार्मोन्स हम पढ़ चुके हैं। आप यहाँ पे देखें, सबसे पहले है सोमेटोट्रोपिन, सोमेटोट्रोपिन जिसको हम एसटीएच और ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या थायरोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं। एंडोफिन्स हैं, एंडोफिन्स भी याद रखिएगा ये बॉडी के अंदर पेन को डिक्रीज करने के लिए काम कर रहे होते हैं, ब्रेन से ही ये निकलते हैं। गोनेडोट्रोफिन जिसमें एफएसएच और एलएच है, और इसको हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को हम का दूसरा नाम है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको आईसीएसएच भी कहा जाता है, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इनके सारे फंक्शन जो है बेसिक तो हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं। फिर एक प्रोलैक्टिन के बारे में बताया हुआ। फिर इंटरमीडिएट और पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी में मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये भी आपने अच्छी तरीके से देख लेना है। पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से एंटी डायूरेटिक हार्मोन ऑक्सीटोसिन, ये दोनों निकलते हैं। तो ये जो इनके फंक्शंस बताए हुए ये आपने अच्छी तरीके से देखना है। फिर हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस सबसे पहले रिलीज करता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये गलत लिखा हुआ है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है जिसको हम TRH या TRF भी कहते हैं, गलत है, इसको ठीक कर लीजिएगा। और इसका फंक्शन क्या, स्टिमुलेट करता है रिलीज ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी। दूसरा हार्मोन यहाँ से निकलता है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन CRH जो कि ACTH की सिक्रेशन को कंट्रोल कर रहा है। फिर गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, पता ही नाम से चल रहा है कि ये गोनेडोट्रोफ जो हैं उनको स्टिमुलेट करते हैं और FSH और LH की रिलीज को ज़्यादा कर रहे होते हैं। फिर प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन या फैक्टर, ये वो हार्मोन है जो प्रोलैक्टिन की रिलीज को इनहिबिट करेगा। इसका मतलब है हाइपोथैलेमस प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करता है, उसको स्टिमुलेट नहीं करता उसकी सिक्रीशन को। और सोमेटोस्टैटिन ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन है जो कि ग्रोथ हार्मोन की रिलीज को कम कर रहा होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से। फिर थायराइड ग्लैंड, इसके मेजर हार्मोन है T3 T4 थायरोक्सिन और ट्राईआइडोथायरोनिन और कैल्सीटोनिन जिसका रोल हमने देखा है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में है। पैराथायराइड ग्लैंड है, ये रिलीज करता है पैराथ हार्मोन जो कि ये भी कैल्शियम रेगुलेशन में काम कर रहा है और फॉस्फेट की रेगुलेशन में भी काम करता है। फिर पेंक्रियाटिक आइलेट जो है, पेंक्रियाज आइलेट सेल्स जो हैं वो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस जिनको कहा जाता है, ये रिलीज करते हैं जी इंसुलिन, ग्लूकागॉन और मेजर इसके दो हार्मोन है। बाकी इसने जो इसके हार्मोन हमने पढ़े जैसे सोमेटोस्टैटिन वगैरह उसके बारे में नहीं, और पेंक्रियाटिक जो एक पॉलीपेप्टाइड था उसके बारे में नहीं बताया हुआ। इंसुलिन और ग्लूकागॉन, ये बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज होता है, अल्फा सेल से रिलीज होता है ग्लूकागॉन।
एडिनल कॉर्टेक्स में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं, वहाँ पर कॉर्टिसोल रिलीज होता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड में एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है। इसका काम हमें पता है कि ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के साथ इन्वॉल्व है। इसके अलावा ये स्ट्रेस सिचुएशंस में भी काम कर रहा है। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज भी इसके होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी ये होता है, लेकिन मिनरलोकॉर्टिकॉइड सोडियम कंजर्वेशन बेसिकली करवा रहा होता है। एड्रीनल मेडुला से जी एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन जो कि ज़्यादातर रीइंफोर्स कर रहे होते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ड्यूरिंग फाइट और फ्राइट। और टेस्टिस से एंड्रोजन्स टेस्टोस्टेरोन इनहिबिन वगैरह आपने देखना, ओवरी से एस्ट्रोजन एस्ट्राडायोल वगैरह, और कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन। अब आपने ये याद रखना है प्रोजेस्टेरोन का बेसिकली काम होता है प्रेगनेंसी की मेंटेनेंस में। हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो कि टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड है, जैसे कॉर्पस ल्यूटियम उसकी एक एग्जांपल है, जो थोड़ी देर के लिए बनते हैं। 28 डेज का अगर पीरियड मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो उसमें कॉर्पस ल्यूटियम आफ्टर ओव्यूलेशन, जब ओवरी में से एग रिलीज हो जाता है तब ये बनता है, एक स्पेसिफिक टाइम पे बनता है, और फिर इसकी सिंथेसिस फिर ये डीजनरेट कर जाता है अगर जो है ना फर्टिलाइजेशन नहीं होती। तो ये भी टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड है। इसके अलावा अगर आप देखें तो प्लेसेंटा भी बनता है एट द टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी, और जब वो आपको पता है कि इम्प्लांटेशन होनी होती है जाइगोट की यूट्रस के अंदर वाली वॉल यानी एंडोमेट्रियम के साथ, तब ये बनता है प्लेसेंटा, वो भी एक टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो अगर आपसे ये कोई सवाल करे कि जी टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन से है, तो इन दोनों का जिक्र आप कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कोई टेबल आगे है तो उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यही टेबल इसके अंदर है, ये चैप्टर आपने सारी जितनी इसमें डायग्राम्स दी हुई हैं, फीडबैक मैकेनिज्म्स दिए हुए हैं, वो अच्छी तरह आपने करना है। अच्छा, उसके अलावा एक और टेबल यहाँ से दिया हुआ लास्ट में, इसमें आप देखें सबसे पहले है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा मैंने आपको बताया ये टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड है, और इसके हार्मोन है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटो मेमोट्रोपिन, और ये सारे ये मेंटेन करता है बेसिकली प्रेगनेंसी को, और इसका टारगेट ओवरी, मेमरी ग्लैंड और यूट्रस सारे हो सकते हैं। फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से एक हार्मोन है सिक्रीटिन, और एक है गैस्ट्रिन, ये हमने पहले भी पढ़े हैं, कोलसिस्टोकाइनिन। सिक्रीटिन का काम है स्टिमुलेट करता रिलीज ऑफ पेंक्रियाटिक जूस टू न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड, क्योंकि पेंक्री स्टमक से जो भी फूड आ रही है डेफिनेटली वो एसिडिक होती है, एसिडिक चाइम होती है जिसमें HCl आपको पता होता है। तो बेसिकली ये सिक्रीटिन क्या करता है, पेंक्रियाटिक जूस की रिलीज को ज़्यादा करता है ताकि जो एसिडिटी है उसको कम किया जाए, क्योंकि उसमें बाइकार्बोनेट भी बहुत सारे होते हैं। फिर है गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन है स्टिमुलेट करता है जी डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एंड HCl इन स्टमक के अंदर बेसिकली जो होती है गैस्ट्रिक सिक्रीशंस और गैस्ट्रिक जूसेस की सिक्रीशन को बढ़ाता है ये, और स्टमक म्यूकोसा इसका बेसिक टारगेट है। फिर कोलसिस्टोकाइनिन है, ये स्टिमुलेट करता है रिलीज ऑफ पेंक्रियाटिक एंजाइम को एंड बाइल फ्रॉम गॉल ब्लैडर। बाइल आपको पता है बेसिकली ये लिवर की सिक्रीशन है जो गॉल ब्लैडर में जमा हुई होती है, तो फिर ये रिलीज हो जाती है गॉल ब्लैडर से टाइम टू टाइम कॉमन बाइल डक्ट के जरिए, और ये पेंक्रियाज और गॉल ब्लैडर इसका मेजर जो है ना वो टारगेट है। हार्ट अगर देखें तो हार्ट में से एट्रियोपेप्टिन, जिसको एट्रियल नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड भी कहा जाता है, ये रिलीज होता है जिसको हम एट्रियोपेप्टिन कहते हैं। ये लो करता है ब्लड प्रेशर को, मेंटेन करता है फ्लूइड बैलेंस को, और इसका टारगेट ब्लड प्रेशर को लो कैसे करता है, इस हार्मोन का टारगेट होता है ब्लड वेसल्स और किडनी में। ये ब्लड वेसल्स में ये क्या करेगा, ब्लड वेसल्स को डायलेट करवाएगा ताकि ब्लड का प्रेशर कम हो। किडनी में क्या करेगा, वाटर की कंजर्वेशन ज़्यादा हो रही है, किडनी में वाटर का लेवल ज़्यादा हो रहा है तो उसको कम करेगा। सोडियम की कंजर्वेशन ज़्यादा हो रही है तो सोडियम की कंजर्वेशन कम करवाएगा, ताकि सोडियम कम हो तो वाटर का लेवल भी कम हो। फिर किडनी एक हार्मोन रिलीज करती है एरिथ्रोपोइटिन, एक है यूरोटेंसिन और कैल्सीट्रायोल। एरिथ्रोपोइटिन नाम से पता चल रहा है ये ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, उसका टारगेट है बोन मैरो से ब्लड सेल की प्रोडक्शन को बढ़ाता है। और यूरोटेंसिन इसका काम है ये स्टिमुलेट करता है कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्टरीज को, मेजर आर्टरीज की कंस्ट्रक्शन करवाता है, जिससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। कैल्सीट्रायोल इसका क्या काम है, एड इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइट्री कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, ये इंटेस्टाइन में से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। आपने पैराथायराइड हार्मोन का इफेक्ट देखा था कि वो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है इनडायरेक्टली का मतलब ये कि उसको कैल्सीट्रायोल की ज़रूरत होती है। कैल्सीट्रायोल बेसिकली ये करता है कि ये क्या करता है कि ये जो इंटेस्टाइन है वहाँ से कैल्शियम और फॉस्फोरस की एब्जॉर्प्शन को रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन इसका मेजर टारगेट है। फिर है एडिपोज टिश्यू, जो बॉडी में फैट जिनके अंदर डिपोजिशन होती है वो बेसिकली रिलीज करते हैं लेप्टिन, ये सप्रेस करता है एपिटाइट को, हंगर को, भूख को, और बेसिकली इसका टारगेट एरिया ब्रेन के स्पेसिफिक एरिया के ऊपर जाके इफेक्ट करता है जो हंगर को कंट्रोल करते हैं, और वहाँ जाके ये हंगर को सप्रेस करता है, एपिटाइट को सप्रेस करता है। तो ये बेसिकली हमारा पूरा चैप्टर था एंडोक्राइन ग्लैंड्स वाला। आई होप आप लोगों को इसकी समझ आई होगी जितनी डायग्राम इसके अंदर है।
वो आपने अच्छी तरीके से करनी है। कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आपने मुझे कम्युनिकेट करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।